नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं सृष्टि शर्मा और ये शो स्वदेश आर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत में चलते हैं आपको पाकिस्तान, जहां पे जो सियासी घमासान है वो जोरों शोरों पे है और रोज हम देख रहे हैं कि नई वहां से खबरें सामने आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक किसी फिल्मी क्लाइमैक्स की तरह हो गई है। अपनी कुर्सी बचाने में जुटे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान के आज ही इस्तीफा देने की अटकलें थीं, लेकिन तमाम कयासों के बीच नया मोड़ तब आया जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बावजा और आईएसआई के डीजी नदीम अंजुम इमरान से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद इमरान खान ने अपनी स्क्रिप्ट बदली और इमरान ने राष्ट्र के नाम संबोधन जो था वो अपना रद्द कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान के सभी विपक्षी दलों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें इमरान खान की सरकार की सहयोगी पार्टी MQMP के साथ छोड़ने का ऑफिशियल ऐलान किया। हालांकि ये फैसला पहले ही हो गया था, जहां पे 7 सांसद वाली इस पार्टी के हटने से इमरान सरकार अब जो है अल्पमत में आ गई है। इमरान खान में जो है अब सिर्फ 164 सांसद बचे हैं उनकी सरकार में, जबकि विपक्ष के पास अब 177 सांसद का समर्थन है और नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर कल से बहस होनी है और इस पर 3 अप्रैल को वोटिंग भी होगी। तो ये थे ताज़ा अपडेट्स पाकिस्तान की सरकार में लेकर किस तरह की उठक पटक चल रही है और इसके बीच इमरान खान किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आइए चलते हैं इसी पर और चर्चा आगे करते हैं और इसके लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार रविंदर सचदेव जी जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। रविंदर जी नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, पाकिस्तान की सियासत में ड्रामा कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन लेटेस्ट ट्वीट्स जनरल बावजा और आर्मी चीफ कमर जावेद बावजा और आईएसआई के डीजी नदीम अंजुमन से इमरान की मुलाकात के बाद जो आया है, उस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, जैसे आप कह रही हैं, ये तो एक मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है एक तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक अहम जो चीज निकल के आ रही है, जो जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ मिले हैं, इमरान खान पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं कि इनके पास कोई एक चिट्ठी है जिसमें कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ है और वो चिट्ठी दिखाना नहीं चाहते सबको पब्लिक में, क्योंकि उसके चलते उनके देश की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत फर्क पड़ेगा। नाउ पहली बात तो है कि वो चिट्ठी है क्या। अगर वो इंडिया से रिलेटेड होती कि इंडिया की कुछ मूव्स चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते रूफटॉप से कि देखो इंडिया हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है। तो प्रोबेबली वो चिट्ठी जिसको रेफर कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ सब्सटेंस है, तो या तो उसमें अमेरिका का या फिर चाइना का कुछ रोल दिख रहा है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के। दैट इज वन। नाउ सेकेंड, अब जनरल बाजवा और ये आईएसआई चीफ मिले हैं और इमरान खान ने स्पीच देनी थी, तो लग तो शायद ये रहा है कि इमरान खान के पास जो चिट्ठी है उसमें कुछ था, तभी वो शायद उससे मिले। दैट इज वन, कि भाई आप इसे डिस्कस मत करो, ये हमारे देश की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी अमेरिका या चाइना के साथ इफेक्ट करेगा। वन। सेकेंडली, देखिए, आर्मी खुद कहते तो है, डेफिनेटली वी नो आर्मी इज द बैकबोन इन पाकिस्तान, आर्मी ही देश चलाती है, बट आर्मी को भी ये देखना होता है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को वो सपोर्ट कर रही है उसके पास पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है, राइट। तो आर्मी फिलहाल तो ये लग रहा है कि इस प्लेइंग अ न्यूट्रल रोल अभी तक। ये जो मीटिंग हुई है अलग है, ये तो जस्ट अभी इमरान खान ने अभी कोई स्पीच भी देनी थी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी इस मीटिंग के बाद, राइट। तो आर्मी अभी तक तो एक कोई न्यूट्रल सा रोल प्ले आउट कर रही है और सोच रही है भैया ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं या जो भी कुछ है आपस में कम्पीट करें, इनमें से जो आउटकम आएगा हम उसको देखते हैं। बट एट द सेम टाइम देखिए, अगर आर्मी इमरान खान से दुखी है, क्यों है? कुड बी 2 रीजंस, या तो नॉन परफॉर्मेंस या नॉन ओबीडियंस, या बोथ ऑफ दीज, नॉन परफॉर्मेंस एंड नॉन ओबीडियंस। नॉन परफॉर्मेंस तो रही है इमरान खान की डेफिनेटली। इकोनॉमिक फ्रंट में आप देखिए देश की इकोनॉमी कहां से कहां जाती जा रही है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, सारी प्रॉब्लम्स। बट या श्योर, कोविड भी आया था तो इमरान खान को वो एक्सक्यूज भी है कि कोविड के चलते। सो ओवरऑल नॉन परफॉर्मेंस मान लीजिए इमरान खान की। अब उसके साथ नॉन ओबीडियंस, जो नॉन ओबीडियंस का एलिमेंट है, शायद ये आर्मी के साथ फ्रिक्शन तब शुरू हुई जब नए आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले इमरान खान करीब कुछ हफ्तों तक, महीनों तक
नए आईएसआई चीफ को रेजिस्ट करते रहे जो आर्मी चाहती थी। तो इन फैक्टर्स को देख के तो लगता है कि आर्मी कुछ हद तक तो न्यूट्रल है, बट आर्मी एट द सेम टाइम ये भी देख रही है कि देश के अंदर हो क्या रहा है, कोई और इमरान खान परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पर पॉइंट इसकी ऑल्टरनेटिव क्या है आगे जाते हुए पाकिस्तान के पास? अगर आप देखें अभी के फिलहाल शॉर्ट पीरियड में, तो डेफिनेटली ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। अगर ये हार जाते हैं तो अगली कोalition आएगी क्या, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लीगल चैलेंजेस भी डाले हुए डिफेक्शन को लेकर के, तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। और अगर कोalition के पास इनफ वोट्स हैं तो ठीक है, उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या फिर इलेक्शंस दोबारा कॉल करी जाएंगी। और इंटरम पीरियड में क्या आर्मी आकर के इट्स नॉट मार्शल लॉ, बट आर्मी जरा प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी। स्टिल बॉटम लाइन तो ये है ना, पाकिस्तान बिजनेस एज यूजुअल है, यही चलता रहेगा। जो अगली सरकार भी आएगी, अगर इमरान खान सर्वाइव भी कर जाते इस वोट को, राइट, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा? कुछ तो होगा नहीं उसका। वही सेम है उनके पास, चाइना, आईएमएफ में भी सऊदी, इनसे लोन्स लेना, और जो लोन्स ऑलरेडी ले हुए उनकी इंटरेस्ट की रीपेमेंट विद न्यू लोन्स। तो दैट विल बी द सिचुएशन। तो बड़ा मूवी तो है डेफिनेटली, यस, बट ये एक अनएंडिंग मूवी है जो कि पाकिस्तान के लिए सैडली अनफॉर्चुनेट है। जी, पर रविंदर जी, इसमें देखिए आपने कुछ बातों का जिक्र भी किया, पर इमरान खान की तरफ से कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जहां पे इमरान खान ने आरोप लगाया है कि मौजूदा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विदेशी शक्तियों की ओर से फंडिंग की गई है, पहला। दूसरा, इमरान खान ने किसी सीक्रेट चिट्ठी का भी हवाला दिया है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इमरान खान का नाटक है, क्योंकि विपक्ष ने इसे सांसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। इस पे आपका क्या कहना है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी मैंने शुरू भी उसी चिट्ठी से करा था, जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात है उससे करा था, राइट। ये मेरे ख्याल से ये टोटली ये हवा में बात नहीं है, इसमें कुछ तो है। अब बात वो है कि वो चीज है क्या, हमें पता नहीं है, राइट, बट कुछ तो है जो इमरान खान जो बात कह रहे हैं। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए, पाकिस्तान में हर सरकार जब जाने वाली होती है इलेक्शंस के आसपास, हर सरकार फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन हैंड की बात करती है, राइट, कि विदेशी ताकतें जो मुझे हटाना चाहती हैं वो करते हैं। तो इमरान खान भी वो कर रहे हैं, पर इसमें इन्होंने जो चिट्ठी का जिक्र कर दिया, फिर बोला मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखा दूंगा, बोला मैं 14 एक मेन जर्नलिस्ट है उनको बुला करके दिखा दूंगा प्राइवेटली, या मैं इन दो पार्टीज जो एमक्यूएम और पीएमएल-क्यू जो इनसे छूट रही है उनको दिखा दूंगा। तो कुछ तो है उसमें जो वो कह रहे हैं, दैट इज वन। सेकेंड बात अब ये है कि डज इट इंडिकेट ऑल्सो कि इमरान खान मिलिट्री के भी खिलाफ हो गए? अभी तो हम कह रहे हैं, देखिए मिलिट्री इमरान खान का हाथ छोड़ रही है, राइट, बट एट द सेम टाइम जब इमरान खान सभी को ब्लेम करे जा रहे हैं, ऑफ कोर्स पिछले 30 साल से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, पीएमएल और पीपीपी को, बट एट द सेम टाइम वो मिलिट्री को भी उसी में लपेट रहे हैं। तो अगर इमरान खान मिलिट्री से लाइक एक तरह से टसल कर रहे हैं, तो शायद क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान की कोई एक पार्टी, कोई भी पार्टी, मानिए इमरान खान की पार्टी, मिलिट्री को चैलेंज कर रही है इंस्टेड ऑफ जो रूटीन चला आया है। बट मेरे विचार से ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही चैलेंज कर रहे हैं, बट क्या शो मिलिट्री एक तरह से साइड में खड़े होकर देख रही है कि ये जो बॉक्सिंग मैच हो रहा है इसमें जो निकल के आ रहा है ठीक है, हम उसको अपने हिसाब। देखिए इन एनी केस फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी तो मिलिट्री, आर्मी, आईएसआई डिक्टेट करेंगे, राइट। तो वो कह रहे हैं परहैप्स कि ठीक है, जो गेम्स चल रही है पॉलिटिकल नंबर्स की, इन्हें देखते हैं इसमें क्या होगा, और हो सकता है किसी वक्त शायद मिलिट्री अपना इंडिकेट करके पीछे से किसी और को सपोर्ट दे। ठीक है, पर देखिए अब फैक्ट की अगर बात करें तो रविंदर जी, फैक्ट ये है कि इमरान खान सांसद में जो है अपना बहुमत जो है वो खो चुकी है, पर उसी के साथ वो कई सारे हाई डेलीगेट से जाके मुलाकात कर रही है। पर क्या ये तिगड़म जो है वो उनकी सरकार को बचा पाएगा? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए एक शब्द इंग्लिश में एक सेइंग है ना, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट। तो शायद इमरान खान इस समय यही कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तिगड़मबाजी जो आप कह रही हैं बिल्कुल कर रहे हैं, और लग रहा है काफी कुछ तिगड़मबाजी चल रही है। देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस समय एक चीज और हो गई है, जो छोटी छोटी पार्टीज है ना, उनका रोल अहम हो गया है। ओके, एज यू सीइंग
कल था PMLQ की उनके 5 उन्होंने इसको इमरान खान को सपोर्ट कर दिया है, तो उनके 5 MPs इनके साथ आ गए हैं। और सपोर्ट उन्होंने क्यों करा है? क्योंकि पंजाब की जो प्रोविंस है वहां की चीफ मिनिस्टरशिप इमरान खान की पार्टी ने उनको ऑफर कर दी है। एक चीज और कर रहे हैं इमरान खान इस समय तिगड़मबाजी में, इनके मैनिफेस्टो में था जब इलेक्शन लड़े थे कि हम एक साउथ पंजाब की प्रोविंस बनाएंगे, कि पंजाब की प्रोविंस बहुत बड़ी है, इसको हम साउथ पंजाब, इसमें हम एक न्यू कार्व आउट करेंगे। तो इनफैक्ट इस हफ्ते ये भी बात चल रही थी कि उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना होगा, राइट, कि साउथ पंजाब के लिए प्रोविंस की क्रिएशन के लिए एक नया अमेंडमेंट लाया जाए पार्लियामेंट में। पर अभी तो पार्लियामेंट जब नो कॉन्फिडेंस के मोड में है, तो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो बात मेरे ख्याल से अलग रहेगी। बट तिगड़मबाजी पूरी कर रहे हैं। सेकेंडली ये देखिए पॉलिटिशियन है, लीडर है जो भी कहिए, बल्कि ये ज्यादा स्ट्रीट फाइटर लीडर है रादर देन गवर्नेंस। अगर आप इमरान खान को देखें, ये जब ऑपोजिशन में होते हैं, जब स्ट्रीट में होते हैं, रैली लीड कर रहे होते हैं, तो इनमें बड़ा जोश और कैरिस्मा टाइप होता है, वी शुड पार्ट कुछ आता है, बट गवर्नेंस नहीं ये कर पाए, राइट। बात ये रही कि अब अगले 2-3 दिन तो जो भी इनको मौका मिलेगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, अगर कल डिबेट होनी है पार्लियामेंट में, कितना लंबा टाइम मिलता है, इनकी पार्टी बोलती है, ऑपोजिशन बोलती है, काउंटर वगैरह, तो ये हर मौके का फायदा उठाएंगे, हर प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाएंगे, अपनी जो ये बात, अपनी जो ये भड़ास, अपनी जो एलिगेशंस ये रखना चाहते हैं। काफी सारी वो कोशिशें कर भी रहे हैं, काफी सारी कोशिशें कर भी रहे हैं, कई सारे हाई डेलीगेट से भी बात कर रहे हैं, और कल काफी अहम होगा देखना कि सांसद में किस तरीके का जो रिजल्ट है वहां से आता है। पर इसी के साथ रविंदर जी इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वहां पे जो कुछ भी चल रहा है उस पर आपके क्या मत हैं, क्या आप सोचते हैं, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर चलिए पाकिस्तान के बाद चलते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की ओर, जहां पे रूस और यूक्रेन की जंग के बीच खबर तो ये आई कि रूस अपनी सेनाएं कीव से पीछे करेगा, लेकिन दुनिया को उसकी नीयत में अब भी खोट नजर आता है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसी सवाल के बीच जंग में फंस चुकी है और बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। इसी पे हम और भी चर्चा करेंगे, पर इसके अलावा चलते रूस और यूक्रेन के बीच आज 35वें दिन भी जंग जारी है। इस जंग में कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, इस पर भले ही विवाद हो, लेकिन रूस दुनिया का भरोसा जरूर हार चुका है। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच चौथी शांति वार्ता के बाद मंगलवार रात को रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहाइव शहर से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। इसमें बटालियन टैक्टिकल ग्रुप भी शामिल है। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि यह फैसला यूक्रेन के साथ बातचीत का माहौल बनाने के लिए किया गया है, लेकिन रूस के इस दावे पर न तो यूक्रेन को भरोसा है और न ही दुनिया को। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन के लोग इतने भी भोले नहीं हैं। आक्रमण के इन 34 दिनों के दौरान और डॉनबास में युद्ध के पिछले 8 वर्षों में यूक्रेनियन पहले ही सीख चुके हैं कि केवल एक चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं वह है एक ठोस नतीजा। यूक्रेन की सेना को लगता है कि कुछ क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को कम करने का रूस का वादा ज्यादा कुछ नहीं बल्कि व्यक्तिगत इकाइयों का एक रोटेशन था, जिसका मकसद गुमराह करना है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी सैनिक अपने लक्ष्यों को पाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्हें सेना वापस बुलाने की जरूरत पड़ रही है। रूस के इस दावे को अमेरिका ने झूठा करार दिया है, जबकि ब्रिटेन भी इसे शक की निगाह से देख रहा है। अमेरिका का कहना है कि कीव के आसपास दिख रही रूसी सेना का मूवमेंट उसकी वापसी का नहीं बल्कि रीडिप्लॉयमेंट यानी सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का संकेत दे रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया अपडेट में कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस उत्तर से अपनी सैन्य ताकत को पूर्व में डोनेस्क और लुहानस्क क्षेत्रों से अपनी आक्रमण की ओर मोड़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि न्यूज एजेंसीज में छपी खबरों के मुताबिक रूस के प्रमुख वार्ताकार ने साफ कर दिया है कि कीव और उत्तरी यूक्रेन के आसपास सैन्य अभियानों को कम करने वाले वादे का मतलब युद्ध विराम कतई नहीं है।
इसके लिए अभी कीव के साथ औपचारिक समझौते पर बातचीत को लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि दोनों देशों के वार्ताकारों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस्तांबुल वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, मगर इसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। यूक्रेन ने तुर्की में शांति वार्ता के दौरान मंगलवार को रूस के साथ महीने भर से चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। उसने नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को भी छोड़ देने का ऐलान किया। यूक्रेनी वार्ताकारों ने कहा कि उनके प्रस्तावों के तहत कीव विदेशी सैनिकों के गठबंधन या मेजबान ठिकानों में शामिल नहीं होने के लिए सहमत होगा, लेकिन आर्टिकल 5 ट्रांस अटलांटिक नाटो में कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज की तरह सुरक्षा की गारंटी होगी। लगातार 3 बार से शांति वार्ता से खाली हाथ लौट रहे यूक्रेन को इस चौथी वार्ता से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। अगर रूस के दावे में सच्चाई भी है तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म हो जाएगी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ चुका है तो रूस के पास भी यूक्रेन पर चढ़ाई करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। ऐसे में महीने भर से ज्यादा चल रही तबाही का जवाबदेह कौन होगा, जबकि आगे भी जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखते। ET नाउ स्वदेश। तो अभी आपने देखा जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे क्या गतिविधियां सामने निकल कर आ रही हैं और अन्य देशों का इस पे क्या कहना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सिस बैंक और सिटी की डील की। ये एक मेगा डील जो आज अनाउंस हुई है और हम सुबह से ही इसकी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पे एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के कंज्यूमर कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। इस डील का ऐलान आज कर दिया गया है, जहां पे एक्सिस बैंक सिटी बैंक के कंज्यूमर कारोबार को 12,325 करोड़ रुपए में खरीदेगा। इस डील के तहत सिटी बैंक के जो 30 लाख ग्राहक हैं वो भी एक्सिस बैंक में ट्रांसफर होंगे। पर आइए चलिए सुनते हैं कि एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी का इस डील पर क्या कहना है। Axis Bank has today executed definitive agreements for the proposed acquisition of Citibank's consumer business in India, comprising credit cards, unsecured and secured lending portfolios, wealth management, private banking, and retail deposit businesses. The proposed acquisition is obviously subject to approvals. As part of this transaction, around 3,500 employees of the city's consumer businesses are expected to join the Axis family. We look forward to warmly welcoming each one of them, and we anticipate a great future for the combined team. The purchase consideration, subject to customary and contractual adjustments at closing date for the proposed acquisition, is up to 12,325 crores, translating to a price to earnings multiple of 18.7 times based on normalized calendar year 20 standalone earnings of this business. We expect the necessary approvals to close the transaction to be in place in the next 9 to 12 months and another 18 months to fully integrate the acquired businesses. A transition services agreement with Citi and its affiliates is in place to assist with the integration of its businesses to the Axis Bank platform. We estimate that the post-tax integration costs over the 2 financial years post-closing would be rupees 1,500 crores. A big portion of this money relates to Citibank supporting us in the transition. We are delighted that Citi found in us the perfect institution to carry forward their rich legacy. Citi's consumer businesses in India needs no introduction. The portfolios acquired are a great fit to the 2 key pillars of our GPS strategy, building a premium base of customers and increasing granularity. We have made significant strides over the past 2 years in building this organically. The addition of Citi's consumer businesses is a tremendous boost to us in that journey. We are committed to making sure that the transition experience for the customers and employees of Citi is smooth. They will find in us an open, customer-centric and future-ready bank that will offer them a world of new opportunities. तो ये थे एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट जो कि इस अधिग्रहण के बाद पूरा भरोसा जताते हुए और आगे किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है वो भी उन्होंने बताया। पर आइए सीधे चलते हैं अब हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास, जो कि शुरू से ही इस डील को ट्रैक कर रहे हैं। अंकुर, इस डील से और क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं वो भी बताइए।
एक्सिस बैंक ने घोषणा की है कि वो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स को 12,325 करोड़ रुपए में खरीदेगी। अगर इस डील की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 9 से 12 महीने लगेंगे। साथ ही साथ फुल इंटीग्रेशन को भी अगर जोड़ लें तो करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है। बैंक को जो ये 12,325 करोड़ रुपए चुकाने हैं वो एक मुश्त नहीं होंगे, बल्कि वो ओवर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होंगे। इसीलिए जब बैंक से हमने ये सवाल पूछा कि आखिर फंडिंग कैसी होगी इस डील की, क्या बैंक कैपिटल रेज करेगा, तो हमें बोला गया इसकी कोई अभी फिलहाल टाइमलाइन नहीं है, बट मैनेजमेंट जरूर इस बारे में सोचेगा और एक तय समय सीमा पर कैपिटल रेजिंग प्लान को फाइनल करेगा, जो कि CET1 रेशियो जो कि 180 बेसिस पॉइंट कम हुआ है इस एक्विजिशन की वजह से, उसको बैलेंस आउट करे। साथ ही साथ अगर कस्टमर्स की बात करें तो इस एक्विजिशन के बाद बैंक का क्लेम यही है कि वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा मार्केट शेयर के हिसाब से, और साथ ही साथ वो उसकी कोशिश यही रहेगी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं सिटी बैंक के, उनको इंटीग्रेट किया जाए बिना किसी हिचकिचाहट के। धन्यवाद अंकुर, ये सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आज भी देखें तो एक्सिस बैंक का शेयर बाजार में काफ़ी मजबूती से ट्रेड कर रहा था। इस डील के अनाउंसमेंट के बाद और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद देखना काफ़ी अहम होगा कि किस तरीके से स्टॉक प्राइस कल रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। पर चलिए मार्केट्स की बात करते हैं। हम आज लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली है, जहां पे निफ्टी 17,500 के बेहद करीब बंद होता हुआ नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी में भी तेजी थी और सेंसेक्स में 740 अंकों का सुधार देखने को मिला। पर और कहां पे एक्शन देखने को मिला, ये सब जानकारी के लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास, जो कि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन हमारे लिए लेकर आई हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो तेजी के हैट्रिक तो बाजार ने देखी है। लगातार तीसरा सेशन रहा। सुबह से ही हमने विदेशी बाजार से दमदार संकेत देखे और उसका इम्पैक्ट तो था ही, और भारतीय बाजार की अपनी भी कई सारी तेजी के ट्रिगर्स थे, जिसके चलते यहाँ पर बढ़त के साथ ट्रेंड्स देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, हर तरफ से मौके भरपूर देखने को मिले और इसी के चलते हरे निशान के साथ ही बाजार दिन भर ट्रेड करते हुए दिखे। टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर की खबर से शुरुआत होती हुई दिखी, मर्जर की जो खबरें आती हुई दिखी। इसके बाद टाटा कॉफी, टाटा कंज्यूमर दोनों के स्टॉक प्राइस में शानदार बढ़त के बीच दिन भर ट्रेड्स देखने को मिला। करीब 9 से 3%। आप देखिए टाटा कंज्यूमर 3% और टाटा कॉफी तो आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 9% तक की तेजी दिखाकर यहां पर क्लोज होता हुआ दिखा। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी खबर देखने को मिली। कंपनी दरअसल 5 अप्रैल से अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस जो हैं वो बढ़ाने वाली है। पर यूनिट प्राइसेस जो हैं करीब 2,000 रुपए तक बढ़ाने की, मोटरसाइकिल्स की प्राइसेस बढ़ाने की बातचीत यहाँ पर होती हुई दिख रही है और इसी संकेतों के चलते हीरो मोटोकॉर्प में हमने करीब 3% की बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखे। इस बीच बाजार के आखिरी घंटों में कुछ मिनट जब बाजार बंद होने को थे, तब जोमैटो में एक शानदार अपमूव देखने को मिला। करीब 10% की बढ़त के साथ एक आउट परफॉर्मेंस इकाई के स्टॉक ने दिखाई। अब देखना होगा कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार किन लेवल्स पर रिएक्ट करता है, जोमैटो के स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट है और साथ ही क्या कोई खबर है जिसके चलते इतनी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज ट्विंस में आज अच्छा गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स 3% से 3.5% तक की तेजी दिखाकर क्लोज होते हुए दिखे। साथ ही वॉल्यूम बजर्स की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच तमाम स्टॉक्स में ट्रेड जरूर दिख रहा था, लेकिन इसमें नेस्को, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स को याद रखें। यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स और कामकाज। ऑफ कोर्स क्लोजिंग होते होते अदानी ग्रीन की तेजी जो है हवा होती हुई जरूर दिखी, लेकिन नेस्को और हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी के बीच ही क्लोजिंग नजर आई। निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम भरे स्टॉक्स HDFC लाइफ, पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम, ये तमाम स्टॉक्स रहे टॉप कैंडिडेट्स जो कि निफ्टी 50 में अच्छी तेजी के बीच काम कर रहे थे। बिकवाली का दबाव भी कुछ तमाम स्टॉक्स में देखने को मिला। निफ्टी 50 की अगर बात करें, ONGC, JSW स्टील, ITC, टेक महिंद्रा रेड पैटर्न में कामकाज करते हुए और क्लोजिंग भी लाल निशान के साथ ही होती हुई दिखी। इस बीच मिड कैप के गेनर्स की अगर बात करें, फोर्टिस हेल्थ केयर, टाटा एलेक्सी, रैमको सीमेंट और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स मिड कैप में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। अब आ जाइए मेजर गेनिंग सेक्टर्स। देखिए हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड दिख रहा था, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जिन सेक्टर से आता हुआ दिखा, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी इंफ्रा की अगर बात करें, IT की बात करें, ऑटोमोबाइल स्पेस, प्राइवेट बैंक स्पेस, यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एक मेटल स्पेस और दूसरा फार्मा जो पिछले 2 सेशन से तेजी दिखा रहा था, आज सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन इन दोनों सेक्टर्स को अगर छोड़ दे, अच्छी तेजी के बीच ही तमाम सेक्टर्स में कामकाज दिखा और बाजार जब क्लोज हुए, तमाम इंडेक्सेस भी शानदार बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिखा रहे थे। मंथली एक्सपायरी अब किन लेवल्स पर होती है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
धन्यवाद मानसी, मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर कल है 31 मार्च यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख और जिन टैक्स पेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है उनको देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी पर हमारी सहयोगी कविता थपड़ियाल ने टैक्स एक्सपर्ट्स गौरी चड्ढा से बात की, आइए सुनते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 की आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है, जिसको बिलेटेड रिटर्न्स भी कहा जा रहा है। विलंबित टैक्स रिटर्न आपको फाइल करने हैं, जिसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2022। अगर ये डेडलाइन भी आपसे चूक जाती है तो आपके ऊपर किस तरह से जुर्माना लगेगा, या अगर आप फाइल करने जा रहे हैं ये रिटर्न तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। गौरी चड्ढा टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की बात हो रही है। कितने बिलेटेड रिटर्न्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखिए कविता, बिल्कुल काफी लोग हैं जिन्होंने अभी भी रिटर्न फाइल नहीं की है। आज भी बहुत फोन आ रहे हैं कि हमारी अब रिटर्न फाइल कर दीजिए, और लोगों को आखिरी मिनट पे याद आ रहा है कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की और इसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन हाँ, मेरे अनुमान के हिसाब से 5 से 10% लोग अभी भी हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है। बिल्कुल, लेकिन इतनी सारी ड्यू डेट्स देने के बाद भी, एक्सटेंशन के बाद भी 5 से 10% लोग अभी भी हैं जिन्होंने नहीं भरे हैं, ये रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि लास्ट मिनट में आपसे कोई गलती ना हो जाए, किन किन बातों का आपको सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए? जी कविता, देखिए लास्ट मिनट पे डेफिनेटली गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए रिवाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अब आप जब भर ही लास्ट मिनट पे रहे हैं, जब आपके पास रिवीजन का ऑप्शन नहीं है, तो गलती होने का चांस जो बढ़ता है वो होता है और आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आप ध्यान रखें, आप अपना 26AS चेक करें। 26AS में जो टीडीएस कटा है, जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उसके अलाइन करके अपनी रिटर्न को फाइल करें। और साथ ही अब क्योंकि एआईएस आ गया है, तो एआईएस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती है। सारी जितनी भी आपकी पैन के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी एआईएस में मिलती हैं। तो एआईएस को बेस बना के चलिए। अगर एआईएस में कोई जानकारी गलत है तो वो फीडबैक देख के आप उसको करेक्ट कराइए। बट अपना 26AS और एआईएस, इसमें ट्रांजैक्शंस जो आ रही है उनको मिस ना करें। अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी आप रिपोर्ट करना भूल जाते हैं जो आपकी एआईएस में 26AS में आ रही है, जैसे टीडीएस कटा है और आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, तो डेफिनेटली आप नोटिस के लिए रेडी रहिए, आपको नोटिस मिसमैच का आएगा ही आएगा। मुझे ये बताएं कि अब की बार जो आप बिलेटेड रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो क्या पेनल्टी के साथ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए 31 दिसंबर जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट थी एज पर 139(1), वो थी 31 दिसंबर 2021। तो जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। जो ओरिजिनल डेट हमारी बिलेटेड की होती थी दिसंबर, क्योंकि ओरिजिनल डेट को बढ़ा दिया तो बिलेटेड की रिटर्न को भी बढ़ा दिया, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट को, तो वो 31 मार्च कर दी। तो अब जो 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में जो लोग रिटर्न भर रहे हैं उनको पेनल्टी 234F की देनी होगी। पेनल्टी किस तरह से लगती है? पेनल्टी ऐसे लगती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की आपको पेनल्टी देनी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी है। और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ही नीचे है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी है। लेकिन पेनल्टी का ना सोचें, रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज काफी हैं। तो रिटर्न को फाइल कीजिए, चाहे विद पेनल्टी कीजिए, अब और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। मुझे ये बताएं कि अब की बार भी अगर ये डेडलाइन मिस हो जाती है तब कितना भारी पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए, जब अगर आप अभी 31 मार्च तक भी अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो अब आप वॉलंटरी बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास, अगर आप लायबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है। या आप किसी ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे आपकी इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में आप फॉल करते हैं जहां पे आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना जरूरी होता है।
तो ये देखिए, आपने हमारी खास चर्चा के इनकम टैक्स फाइल करने की जो कल आखिरी तारीख है उसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पर अगर अभी तक आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो इस समय आपके पास कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसे लेकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स और एनालिसिस के साथ हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, बताइए। 31 मार्च यानी आपके रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न भरने का आखिरी समय। टैक्स सेविंग कैसे करें? पहला सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा तभी होगा जब आपने पुरानी टैक्स रेजिम चुनी हो। नई टैक्स स्लैब्स चुने हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट या सेविंग करना चाहते हैं तो NPS आप चुन सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन 80C के तहत कहाँ बचेंगे पैसे? पहला है EPF, देन PPF, फिर ELSS जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है टैक्स सेविंग के लिए। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन सिस्टम और साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप इस सेक्शन के तहत पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना है बेटियों के लिए, उसमें भी इस सेक्शन के तहत आप फायदा उठा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम पेमेंट है वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होते हैं और साथ ही जो टर्म डिपॉजिट 5 साल तक के हैं उसमें भी इस टैक्स बचत का आप फायदा उठा सकते हैं। अब बात सेक्शन 80D की, जहाँ पे आप इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जो माता पिता हैं वो 60 साल की उम्र के अंदर ही हैं तो उनके स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का फायदा आप उठा सकते हैं। वहीं उनकी उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा है तो ये छूट बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। और कल का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि कल आपके पास आखिरी मौका होगा जब आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। यानी कि 31 मार्च तक अगर आपने इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों को लिंक कैसे किया जाए। आइए चलते हैं एक बार फिर खुशबू तिवारी के पास जो कि हमें ये सारी डिटेल्स बताएंगी। खुशबू, पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख आ गई है और अगर आपने अब तक नहीं भरा है, देरी कर रहे हैं तो पेनल्टी लग सकती है आगे जाकर। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो होम पेज है उसी पर आपको लिंक आधार करने का ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन के बाद आपको बहुत ही जो आम सी जानकारी आपके साथ लेके बैठनी है वो एक अपने पैन का नंबर, आधार कार्ड का नंबर और इसके साथ ही अपने मोबाइल का नंबर भी आपको अपने साथ रखना होगा। ये जब सारी जानकारी आप भर देंगे, जैसे कि अपना पैन कार्ड, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम लिखा है वो नाम आप लिख दीजिए और अपना रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है उसके साथ वो भी डाल दीजिए। अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ आपके बर्थ का साल लिखा गया यानी जन्म तिथि पूरी नहीं लिखी गई है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अग्री करें अपनी वैलिडेट करने के लिए और लिंक आधार पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपके पास 6 डिजिट का OTP आएगा। इस OTP को डालने के लिए आपके पास 15 मिनट का विंडो होगा। उस विंडो में के बाद ही आपके पास 3 अटेम्प्ट का समय भी दिया गया होगा। इस पूरे प्रोसेस के बाद अगर आप देखें तो एक मैसेज पॉपअप होकर दिखाई देगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस कर दी गई है या आगे उसको बढ़ा दिया गया है। अगर मान लीजिए आपने अपना पहले प्रोसेस किया हुआ था, आप देखना चाहते हैं कि स्टेटस क्या है, तो फिर से आप वेबसाइट पर जाइए और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करिए। यहाँ इसी ऑप्शन पर जाने के बाद आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला होगा आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाएगा और दूसरा आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। दोनों डिटेल डालने के बाद आपको सिर्फ व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दिख जाएगा कि जो दोनों आपने प्रोसेस या पहले रिक्वेस्ट डाली थी वो अप्रूव हो गई है या नहीं हुई है, आपका लिंक हुआ है अभी तक पैन से आधार या नहीं हुआ। यानी इतनी सी आसान प्रोसेस के लिए अब आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कल का दिन क्यों अहम है ये हमने आपको बताया और अगर आपने ये सब प्रक्रिया अभी तक नहीं निपटाई हैं तो इनको जल्द पूरा करिए। पर अब आते हैं 1 अप्रैल पे, यानी परसों का दिन। अब 1 अप्रैल से आपके जीवन में कई सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया है तो उसका खामियाजा आपको ही चुकाना पड़ेगा। कौन से हैं ये बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म होते महीने के साथ ही आपके जीवन में भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया तो उसका खामियाजा आपको ही चुकाना होगा। जी हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा और हम आपको ऐसे ही 10 काम की बातों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 31 मार्च तक पूरी करनी है। पहला, आधार पैन लिंक करा लें।
पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो ये अवैध यानी इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा। 2. लेट और रिवाइज रिटर्न फाइल कर दें। 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है। 3. स्टॉक्स और इक्विटी फंड से प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का ये आखिरी मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए। 4. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। 5. बैंक और डीमैट अकाउंट की KYC। 31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC अपडेट करवानी है। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराना जरूरी है। नियम के मुताबिक अगर आपकी KYC अपडेटेड नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद कर सकता है। 6. PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट में जमा करा दें मिनिमम अमाउंट। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS और सुकन्या समृद्धि योजना SSY अकाउंट है लेकिन इस वित्त वर्ष में इसमें पैसे नहीं डाल पाए तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इसमें कुछ रकम जरूर डाल दें। पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाएंगे और दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। 7. छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक करवाएं। डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जरूर जुड़वा लें। 1 अप्रैल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। 8. PM किसान योजना के लिए eKYC। जो किसान PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें 31 मार्च तक KYC कराना जरूरी है। आप चाहें तो eKYC भी करा सकते हैं। 31 मार्च के बाद जिन किसानों ने PM किसान खाते में KYC नहीं करवाया है उन्हें भारत सरकार से 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 9. फॉर्म 12B जमा करें। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी बदली है तो पुरानी नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है जिसका नुकसान आपको ही होगा। 10. प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करें। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश कर रही है जो अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की होती है। अलग अलग आय वर्ग को अलग अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। ET नाउ स्वदेश। तो इन होने वाले बदलाव पर आप जरूर ध्यान दें। काफी अहम है जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, जहां पे अभी कुछ दिन पहले ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा मानकों पर सवाल पूछे जाने लगे हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका जवाब राज्यसभा में दिया है। For the new electric two-wheelers, electric three-wheelers, electric cars, already we have taken decision about the quality and where we are very much punctual about how we can maintain the safety of the people. And already as far as the star rating, the electrical manufacturer also supposed to make their vehicle up to that standards. And whatever the international standards available in the world, on the same standard, they have to manufacture the vehicle. Either it is electric, either it is petrol, either it is diesel,
or either it is on green hydrogen or any fuel they can use, but the safety standards are already fixed. Sir, actually, last question, my comment was very, it's not against anybody. Don't take it in light way, sir. तो सरकार की नज़र इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको बनाने को लेकर है और अभी भी जो काफ़ी सारे रूल्स और लॉज हैं वो प्लेस में हैं जिसका पालन जो है कंपनी को करना ज़रूर चाहिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीट एक्सपोर्ट्स की, जहां पे रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल गेहूं सप्लाई में आई कमी से भारत के लिए मौका पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है फायदा और भारत के लिए कितना है ये मौका, ये पूरी एनालिसिस के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताइए। कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, और वही फायदा आज भारत को दिख रहा है। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसका फायदा यहाँ पर गेहूं एक्सपोर्ट बढ़ने के तौर पर हो रहा है। और भारत से अगर पिछले साल की तुलना में करें तो 200% से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अब तक हो चुका है। करीब 70 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट हो चुका है और एस्टिमेट ये है कि 10 से 15 मिलियन टन का एक्सपोर्ट इस सीज़न में गेहूं का हो सकता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर रसिया, जहां 20 से 24% वो हिस्सा रखता था ग्लोबल एक्सपोर्ट में, वहां अब लड़ाई हो रही है। और यूक्रेन दुनिया के 6 बड़े गेहूं के एक्सपोर्टर्स में शामिल था, वहां से भी अब एक्सपोर्ट बंद है। ज़्यादातर वहां के पोर्ट ऑपरेशन नहीं है या पूरी तरह से ब्लैक सी के जरिए जो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो पूरी तरह से बंद है, उसका फायदा हो रहा है। अब ग्लोबल एक्सपोर्टर्स की क्या स्थिति है ग्लोबली वो आपको बता देते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? वो रसिया है। 20% से ज़्यादा का हिस्सा ग्लोबली गेहूं एक्सपोर्ट में रखता है। उसके अलावा कनाडा, यूएस ये 14% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। बाकी देश में फ्रांस देखिए, यूक्रेन देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये भी 9 से 7% की हिस्सेदारी ग्लोबल गेहूं एक्सपोर्ट में रखते हैं। भारत लेकिन अब तक किन देशों को कि कौन से ऐसे देश है जो भारत से गेहूं का इंपोर्ट कर रहे हैं? तो बांग्लादेश, गल्फ कंट्री, श्रीलंका, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और नेपाल है। हालांकि उनका इंपोर्ट का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी भारत के लिए काफ़ी बड़ा मौका है, क्योंकि कुछ बड़े इंपोर्टर जिनमें इजिप्ट है जो दुनिया में 10% टोटल इंपोर्ट का हिस्सा रखता है, अगर वहाँ वो पिच करने में भारत कामयाब होता है और इजिप्ट, चीन और टर्की जैसे बड़े कंट्रीज़ में अगर एक्सपोर्ट कर पाता है तो भारत बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राइसिंग के लिए यहाँ से ये एक्सपोर्ट कितना बेहतर है। प्राइस की बात करें तो 3,100 रुपये प्रति क्विंटल इंटरनेशनल प्राइस है। घरेलू एमएसपी 2,000 के ही आसपास है, यानी 50% ज़्यादा प्राइसिंग आप ऊपर के प्राइसिंग आप यहाँ पर क्लॉक कर सकते हैं। तो प्राइसिंग के लिहाज से भी एक्सपोर्ट काफ़ी बेहतर है। अब बात आती है कि क्या इससे स्टॉक पर असर होगा। तो एफसीआई के गोदाम की अगर बात करें तो 2.4 करोड़ टन अभी भी एफसीआई के स्टॉक पर में गेहूं रखा हुआ है। अगर ये स्टॉक कम होते तो स्टोरेज कॉस्ट में कमी आएगी, सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सरकार को प्रोक्यूरमेंट कम करना पड़ेगा और दूसरे अनाज को रखने के लिए स्टोरेज खाली रहेगी। तो ये फ़ायदा होने वाला है। अब अगला सवाल अब ये उठता है कि क्या किसानों को फ़ायदा होगा? तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आवक जो भी सीज़न होता है, जब अराइवल का सीज़न होता है उस समय भाव काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है और गेहूं के भाव ऊपर है। तो एमएसपी से 50% ज़्यादा भाव मिलेंगे तो डेफिनेटली किसानों को भी पास ऑन होगा, ट्रेडर्स किसानों को भी भाव फ़ायदा देंगे। अब एक्सपोर्ट से क्या भारत में सप्लाई कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत की जो खपत है उससे करीब 90 लाख टन ज़्यादा इस बार उत्पादन होने का अनुमान है। तो एक उस लिहाज से भी भारत बेहतर पोजीशन है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर गेहूं के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए तो इस साल बेहतर एक्सपोर्ट की संभावना लग रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस साल काफ़ी गेहूं एक्सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस साल 15 मिलियन टन तक गेहूं का एक्सपोर्ट हो सकता है। धन्यवाद विश्व मोहन, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो इस बार भी एक्सपोर्ट्स के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए थे और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आगे जो वीट एक्सपोर्ट्स के आंकड़े आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी एनकरेजिंग होंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और महंगाई ने भी अभी आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों से परेशान हो रहे हैं, तो अब बारी जिंदगी बचाने वाली दवाओं की है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही है। देखिए पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में।
चीन में कोविड महामारी ने अपने पांव पसारना क्या शुरू किया, भारत की फार्मा इंडस्ट्री को बुखार चढ़ने लगा है। कोविड की वजह से चीन ने इस हफ्ते प्रतिबंध लागू किए थे, जिसके बाद यहाँ के दो सबसे बड़े पोर्ट्स शंघाई और शेनज़ेन पर कार्गो की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। शंघाई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिपिंग पोर्ट है, यहाँ पर कार्गो का इंतजार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है, जो कि अपनी जरूरत का 70% APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या आसान भाषा में कच्चा माल चीन से मंगाता है, जिसने बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की दवाइयां बनाई जाती हैं। घरेलू कंपनियां जैसे कि ल्यूपिन, सन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट, अरबिंदो फार्मा, अबॉट और दूसरी कई बड़ी दवा कंपनियां चीन से इंपोर्ट पर ही निर्भर है। फार्मा कंपनियों पर इसका असर कैसे होगा, इस पर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दिनेश दुआ का कहना है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो सप्लाई चेन में दिक्कत आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि सिर्फ 20-30% माल ही कार्गो फ्लाइट से इंपोर्ट होता है। बाकी 70% समुद्री रास्ते से जहाजों के जरिए आता है। फ्लाइट से माल इंपोर्ट करना काफी महंगा होता है। फ्लाइट और शिप में लागत का अंतर प्रति किलो करीब $5 से $10 तक का होता है। कंटेनर की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है, जिसकी वजह से दवाओं की कमी हो सकती है और एक्सपोर्ट पर भी असर हो सकता है। लागत बढ़ने का असर फार्मा इंडस्ट्री पर होना निश्चित है। फार्मा इंडस्ट्री पर जो खतरा है, अगर जल्दी नहीं टला तो इसकी आंच आम आदमी पर आना तय है। हालांकि एक महंगाई की मार उन पर पहले से ही पड़ चुकी है। देश में दवाओं के दाम तय करने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 1 अप्रैल से करीब 800 जरूरी दवाओं के दाम 10.7% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेन किलर और दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। दवाओं के दाम कितने बढ़ जाएंगे, इसका एक मोटा अनुमान ऐसे लगा लीजिए कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और हर महीने 500 रुपए की दवाई लेता है, तो उसे अब इसके लिए 550 रुपए चुकाने हैं। मेडिकल स्टोर में डायबिटीज की 10 गोली की स्ट्रिप 40 रुपये 85 पैसे में मिल रही है। 10% दाम बढ़ने के बाद ये करीब 45 रुपए की हो जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिनल यानी NLEM में 800 दवाएं आती हैं, जिसकी कीमतें सरकार नियंत्रित करती है। हर साल थोक महंगाई इंडेक्स WPI के आधार पर इन दवाओं की कीमत तय होती है, जिसे भारत सरकार का इकोनॉमिक विंग तय करता है। बीते साल में होलसेल प्राइस क्या रहा है, उसके हिसाब से दवाओं के दाम में बढ़ोतरी की इजाजत ली जाती है। पिछले साल का होलसेल प्राइस 10.7% के आसपास आया है, इसलिए इसमें 10.7% की बढ़ोतरी आ जाएगी। इस लिस्ट में ज्यादातर हार्ट अटैक और डायबिटीज, BP की दवाएं शामिल हैं, जो रोजमर्रा मरीज खरीदते हैं। अब इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में मरीजों को बीमारी के साथ साथ दवाएं भी दर्द देंगी। इसीलिए बेहतर होगा BP वाले अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज अपना दिल थोड़ा मजबूत कर लें। ET नाउ स्वदेश। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, जहां पे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 2021 में टॉप वैल्यूड सेलिब्रिटी के रूप में अपना स्थान जो है वो बरकरार रखा है। हालांकि उनकी ब्रांड वैल्यू में लगभग 22% की गिरावट जरूर आई है, जो कि अब $18.57 करोड़ रह गई है। पर साल 2020 की बात करें तो 23.77 करोड़ थी, यानी इनकी ब्रांड वैल्यू में करीब 400 करोड़ की कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने के बावजूद देश के सबसे वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। कंसल्टेंसी फर्म डफ एंड फिलिप्स की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहली की ब्रांड वैल्यू साल 2021 में गिरकर तकरीबन $18.5 करोड़ रह गई है, जबकि साल 2020 में ये $24 करोड़ थी। विराट के बाद दूसरा स्थान अभिनेता रणवीर सिंह का है। रणवीर की ब्रांड वैल्यू $15.83 करोड़ आंकी गई है। रणवीर ने एक्टर अक्षय कुमार को पछाड़ दिया है, जो अब $13.69 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं आलिया भट्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। आलिया की ब्रांड वैल्यू $6.81 करोड़ है। विमेन सेलिब्रिटीज में आलिया सबसे आगे हैं। वहीं दीपिका पादुकोण $5.16 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ सूची में 7वें स्थान पर हैं। महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर $4.74 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ 11वें नंबर पर हैं।
टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 3.2 करोड़ डॉलर के साथ 13वें नंबर पर हैं, जबकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने 2021 में अपनी ब्रांड वैल्यू में 69% का इजाफा दर्ज किया है और वो 6.12 करोड़ डॉलर के साथ 5वें स्थान पर रहे। 2020 में धोनी 3.63 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ 11वें स्थान पर थे। इसी के साथ शटलर PV सिंधु ने भी टॉप 20 की लिस्ट में एंट्री ले ली है। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली सिंधु को 2.2 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ 20वां स्थान मिला है। टॉप 20 हस्तियों की सूची में 5 गेमिंग इंडस्ट्री से हैं और बाकी बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। तो ये थी भारत के टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट जो कि मोस्ट वैल्यूड हैं। साल 2021 में कौन सी लिस्ट आई है, पर चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त करने का। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।